नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी जीडी 2023-2024 के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट करी गई है, जिसके तहत आपका टोटल 35 वीडियो आने वाली है। इन 35 में से आप चौथा नंबर की वीडियो वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 3 वीडियो और 3 पीडीएफ, जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे, समझे ही होंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार जो है आपका प्रश्नों को रखा गया है। स्टैटिक्स के साथ साथ करंट अफेयर भी। करंट अफेयर के 10 प्रश्न रखे जाते हैं जो आपके इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी अंतिम 10 प्रश्न करंट अफेयर का होगा। पहले स्टैटिक्स फिर करंट अफेयर। जो बच्चे नए हैं उनके लिए समझा दूं, कुछ नियम है क्लास के, जैसे क्वेश्चंस के साथ कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। ये जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट होता है ये काफी काम के होते हैं, जो आने वाले सभी भी एग्जाम जहां आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं हर जगह आपको काम आने वाली जहरीली फैक्ट होती है। साथ ही साथ एक जाति के प्रश्न एक जगह ही होंगे। जैसे मैंने मान लीजिए पहला प्रश्न है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई, तो फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई, वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई, ये सब जैसे एक जैसे प्रश्न आपको फैक्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो आपके लिए नया हो उसे नोट करें कहीं पे। अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो फिर नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ से टिक लगा के काम चला लेंगे हाईलाइट करके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्लास की नियम आपने समझ ही गया, एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे। पीडीएफ के लिए जो भी भाई बंधु बहन इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको जो है व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा, अगर आपका फोन एंड्रॉयड है ना, और व्हाट्सएप भी है। व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करने के बाद आपको पीडीएफ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पहला प्रश्न है बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन पोस्ट? तो बैडमिंटन पोस्ट की ऊंचाई होती है दादा 1.55 मीटर। कितना होता है? 1.55 मीटर होता है। ठीक है, फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई, सेम जाति की क्वेश्चन, 2.44 मीटर होती है फीफा में गोल पोस्ट की ऊंचाई। अगर आप इसे फुट में कन्वर्ट करोगे, मोबाइल में कन्वर्टर सबके रहते हैं, तो 8 फुट हो जाएगा। ठीक है, 8 फुट हो जाएगा। 2.44 का वैल्यू 8 आता है। इसके अलावा वॉलीबॉल में जो वॉलीबॉल जो खेल होते हैं उसमें महिला का अलग और पुरुष का अलग में नेट की ऊंचाई की जो है आपका पैमाना रखा गया है। तो महिलाओं के वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.24 मीटर होता है और पुरुषों के वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होता है। देखिए वॉलीबॉल खेल एक इंटरेस्टिंग खेल है, बच्चे गलती करके आ जाते हैं, है ना। वॉलीबॉल देखिए क्या गलती करके आते हैं, इसमें खिलाड़ी की संख्या होती है दादा 6। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो इसका डायामीटर है, जो इसकी कोर्ट की पैमाना है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखिए जनरली जो वॉलीबॉल की कोर्ट होते हैं उसकी लंबाई होता है आपका 18 मीटर और वाइड होता है आपका 9 मीटर। लेकिन एक बीच वॉलीबॉल है, ये हो गया जनरल वॉलीबॉल जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी हमने यहाँ पे नेट की ऊंचाई लगा रखा है महिला और पुरुष वाले में। वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कोर्ट की लंबाई चौड़ाई है फर्क पड़ जाता है। और एक होता है जी आपका बीच वॉलीबॉल। ठीक है, एक होता है आपका बीच वॉलीबॉल। तो बीच वॉलीबॉल कहने का मतलब जहाँ पे बालू वगैरह होता है, पानी के किनारे लोग बीच पे जाते हैं अपने मतलब अच्छा समय स्पेंड करने के लिए। तो ये बीच वॉलीबॉल जो होता है इसमें डायामीटर में लंबाई 2 मीटर घट जाता है, यानी 16 मीटर, और चौड़ाई भी सेम रेशियो में घटता है, मतलब 8 मीटर। यानी हमेशा वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 2:1 होता है, चाहे तो बीच वॉलीबॉल चाहे तो साधारण वॉलीबॉल। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल ने पूछा कि वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो 2:1 होता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर आपके बीच बॉल में लंबाई पूछे तो 16 बताइएगा और चौड़ाई 8 बताइएगा। लेकिन अगर खाली वॉलीबॉल पूछे तो लंबाई 18 और चौड़ाई 9 मीटर, है ना। जो लास्ट तक मेरे इस भाषण को झेलेगा काफी फायदा होगा दादा, कोई भी बात फालतू नहीं होगी, सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही बात होगी। इसके अलावा जो आपका फुटबॉल मैच होता है उसमें टच लाइन की मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर होती है। कितनी होती है भैया? फुटबॉल मैच में टच लाइन की मैक्सिमम लेंथ तो 110 मीटर होती है। ध्यान रखेंगे। देखिए जो पुरुषों का बाधा वाला दौर होता है ना 100 मीटर का जो हर्डल रेस होता है, बाधा दौर होता है, उसमें पुरुषों को 110 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ये भी आपके जानकारी में रखना होगा, काम आएगी। लेकिन महिलाओं के जो 100 मीटर बाधा दौर होता है ना हर्डल रेस, उसमें महिलाओं को 100 मीटर ही तय करना होता है ना। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फुटबॉल मैच में आपको गोल पोस्ट की बीच की दूरी भी पूछता है। अभी अपने ऊंचाई देखा 2.44 था। अभी फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट की
दूरी होता है 7.32। एक बार एसएससी ने क्वेश्चन करा कि फुटबॉल मैच में जो आपका गोल पोस्ट की ऊंचाई है साथ ही गोल पोस्ट की बीच की दूरी के बीच में क्या रिलेशन है, तो तिगुना होता है। अभी आपने 2.44 देखा था, इसको 3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 4 तिया 12 के 2 हाथ में, 4 तिया 12, 1 13 के 3 हाथ में, कितना हो जाएगा 1 और 3 दूना 6 1 7, 7.32 हुआ। तो तिहाई का रिलेशन होता है ऊंचाई और लंबाई के बीच में, है ना, गोल पोस्ट वाली बात में, ठीक है। तो 8 फुट की जगह यहाँ पे 8 24 फुट हो जाएगा। एक एक बात ध्यान में रखेंगे, है ना। मैच की अवधि होती है दादा 90 मिनट की, फुटबॉल की बात हो रही है, फीफा वाली फुटबॉल की बात हो रही है। 45 मिनट की 2 राउंड होती है और दोनों हिस्सों की 2 हिस्सों की होती है और 15 मिनट का जो है ब्रेक मिलता है, उसे हाफ टाइम कहा जाता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल मैच की हमने थोड़ा सा रखा है। फुटबॉल मैच का संस्था आपका दादा फीफा, और फीफा की स्थापना भी पूछा जाता है 1904, मुख्यालय ज्यूरिख में है। फीफा पिछला 2022 में कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस बना था। फीफा 2026 आपका अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। फीफा महिला आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, विजेता स्पेन बना है। ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखिएगा फुटबॉल के बारे में। इसके अलावा बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से कप है दादा, उबेर कप है, थॉमस कप है। इसमें भी क्लू है, उबेर पुरुष खेलते हैं, थॉमस पुरुष खेलते हैं, उबेर महिला खेलते हैं। इसके अलावा थॉमस कप जो पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता है 2022 में भारत पहली बार विजेता बना था, इंडोनेशिया को हरा के, ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में अलंकारों की संख्या कितनी होती है। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक संगीत है तो ये शास्त्रीय नहीं है, क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल ही है, लेकिन अगर कर्नाटक लगा दिए तो उसे एक नैरो बना देते हैं, हम एक विस्तृत एरिया की बात करते हैं कि इस वाली एरिया में जो गाना होगी, है ना, जो संगीत का फॉर्म होगा, ये कर्नाटकन कहा जाएगा और बाद बाकी इंडिया में इसे डायरेक्ट क्लासिकल सॉन्ग कहा जाएगा, क्लासिकल संगीत कहा जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के अलंकारों में कुल कितनी संख्या होती है अलंकार की, तो 35 होती है। 35 अलंकार होती है आपका क्लासिकल सॉन्ग के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत का एरिया की बात करेंगे, वीवीआई करेंगे, एसएससी ने 3 बार पूछा एक ही एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये वाली जो पार्ट है ये आपका कर्नाटक संगीत की पार्ट है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कर्नाटक संगीत और तथा शास्त्रीय संगीत, यानी कर्नाटक संगीत और कर्नाटक संगीत के बाहर इंडिया के अन्य कोने में आएंगे तो इसी चीज को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, हालांकि दोनों का फॉर्म अलग अलग है ना। तो इन दोनों में कितने प्रकार के स्वर का इस्तेमाल होता है दादा, तो 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल होता है। एचसीएम के एग्जाम में पूछा गया था, तो मेरे ख्याल में 2021 के लास्ट में या फिर 2022 के शुरुआत में। इसके अलावा कर्नाटक संगीत के जनक कौन है भैया, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। अन्य कलाकार आएंगे कर्नाटक संगीत में तो पंडित त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये भी कर्नाटक संगीत के मजे हुए गायकों में से हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार तो बहुत हैं, लेकिन पंडित भीमसेन जोशी को ज्यादा आपको पूछता है। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म कहां हुआ था, कर्नाटक के अंदर हुआ था, है ना। पंडित भीमसेन जोशी का एक पंडित जसराज का नाम मैंने लिखना कैसे भूल गया पता नहीं, ये लिखिएगा, पंडित जसराज का नाम लिखिएगा, ठीक है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ था और इनके जो नाम है, इनके नाम पे जो है आपका ब्रह्मांड में भी नाम रखा गया, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, पंडित जसराज, इनको मत भूलिएगा, है ना, काफी काम के नाम हैं। इनके अलावा जो पंडित भीमसेन जोशी की फिर से आ जाता हूं, तो इनका जन्म भी पूछा गया था, कर्नाटक में होता है। 2009 में भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न की प्राप्ति हुई, ठीक है, 2009 में। गारंटी रखिए कि 2008 और 2009 इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में, जब भी पंडित भीमसेन जोशी के भारत रत्न रिसीव करने का ईयर पूछा जाएगा तो। इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रकार में कौन कौन से ध्रुपद आता है, तराना आता है, ख्याल आता है, ठुमरी आता है। एक बार क्वेश्चन उठा, ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, तो गिरिजा देवी को ठुमरी का रानी कहा जाता है। और आप पंडवानी की रानी जो है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, है ना, बाई को कह सकते हैं, तीजन बाई को, इस प्रकार से आप जान सकते हैं। तो ठुमरी को गिरिजा देवी को कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न विजेता मात्र 6-7 गिने चुने हैं, तो आप यहाँ पे आपके सामने हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। मेरे ख्याल में 6 ही कैरेक्टर हैं। ये कौन है, सुब्बा लक्ष्मी मैडम, 1998 में इन्हें मिला था भारत रत्न कर्नाटक संगीत से जुड़ी एम सुब्बा लक्ष्मी, है ना। पंडित रविशंकर
रविशंकर साहब सितार से जुड़े 1999 में। 2000 में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया, वितरित ही नहीं हुए। 2001 में फिर से लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां दोनों को एक साथ दिया गया था। लता मंगेशकर को सभी जानते हैं, बिस्मिल्लाह खां साहब शहनाई बजाते थे। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में और भूपेन हजारिका साहब को 2019 में। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे ढोला सादिया ब्रिज, जो इंडिया में इस समय नदी के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज है, ये जगहों के नाम पे है ढोला सादिया, और इनके नाम जुड़े हुए हैं भूपेन हजारिका साहब के नाम से, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना 1814 ईस्वी में करा गया था। थोड़ा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडीएफ की प्लान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, है ना। देखिए पीडीएफ प्लान कुछ इस प्रकार है मेरे भाई, है ना, कि आपके जो हमारे इस चैनल पे पीडीएफ की शुरुआत हो रही है 25 रुपये से लेके 90 रुपये के अंदर आपको जो है सारा मटेरियल मिल जाता है। और अगर आप एक बार 90 रुपया खर्च करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया में 1-2 एग्जाम को मैं छोड़ दूँ, एक तो आपका बैंक का हो गया और एक आपका यूपीएससी वगैरह है, वहाँ पे काम तो आएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि आपको पास करा देगा, जो बात सही है, सत्य है भाई, है ना। तो इन दोनों एग्जाम को मैं थोड़ा सा स्किप कर दूँ, बाद में कि जो भी कोने कोने में एग्जाम होते हैं हर जगह उतने ही कारगर फैक्ट साबित होगी, है ना। तो आपके 25 रुपया में एक 57 क्लास की मुहिम चलाई गई थी, वो मिल जाएगा। ईवर ग्रीन क्लास है, किसी भी एग्जाम्स के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही टॉपिक वाइज फ्री मिल जाएंगे। 35 खर्च करते हैं, बिहार एसएससी की क्लास चल रही है, कल 17वीं क्लास हो गई है, इसमें 40 क्लास आएगी, तो 40 क्लास प्लस टॉपिक वाइज 15 मिल जाएंगे मात्र 35 में, यानी 55 क्लास। इसके अलावा 25 ही खाली खर्च करते हैं, 21 सेट हमने चलाया था डीपी वगैरह के लिए, डीपी आईबी सबके लिए, है ना, तो ये मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा। 35 करेंगे एसएससी जीडी का जो ये न्यू सीरीज आप देख रहे हैं, इसके 35 क्लास मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेंगे और टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, है ना, मात्र 35 में। इसके अलावा अगर 60 खर्च कर लेते हैं तो बीएसएससी जो ऊपर आपने देखा इसमें 40 वीडियो आएगी, एसएससी 57 क्लास की रेडी है, और इसके अलावा टॉपिक वाइज ये तीनों 60 में मिल जाएगा। 40 खर्च करते हैं 57 मिल जाएगा क्लास, 21 और टॉपिक वाइज ये फुल रेडी है। इसके अलावा 70 जीडी बीएसएससी 21 टॉपिक वाइज सब मिल जाएगा, और 90 खर्च करते हैं तो जीडी बीएसएससी 21 57 टॉपिक वाइज सब मिल जाएंगे। इतने ज्यादा कि 2 किताब के बराबर हो जाएगा। और एक मतलब किताब में और मेरे में क्या फर्क है ये बताइए, है ना, किताब और मेरे इस क्लासेस में क्या फर्क है। किताब में यूं लंबा चौड़ा लिखा है तो कहीं जाके एक पॉइंट आप हाईलाइट करोगे, ठीक है मेरे भाई, या फिर कोई सा भी किताब कितने भी सटीक मार्केट में है ना, तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपके जो है क्वेश्चन जैसे बना के नहीं देगा। एक समय आएगा जब मैं किताब भी रिलीज करूंगा, थोड़ा सा और बनने दीजिए, है ना, अभी मैं उस लायक नहीं बना हूं, है ना, तो मैं जो है ये आपको निकाल के देता हूं कि आपको कितना ही पढ़ना है जितना में काम हो जाए। अगर मुझे थोड़ा पढ़ने में काम हो रहा है तो और विषय पर मैं क्यों नहीं फोकस करूं कि मैं पूरी दुनिया भर की किताब ही पढ़ डालूं। हो रहा है इतना ही पढ़ के पास हो जाओगे तो क्यों पढ़ते हो उतना, हमें मास्टर थोड़ी बनना है, नौकरी लेना है ना, तो इसीलिए ऐसे डिजाइन किया गया है। अब बाद बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ले सकते हैं, बात करें, क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करना। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में करी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता के अंदर। कोलकाता कितने सदस्य थे तो 4 सदस्य थे। इलिजाह इम्पे इनके प्रथम सीजीआई बना था, और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो है अधीन निर्माण किया गया था। एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, जो पहली बार जानेंगे लिखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज, मुद्रा भवन, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, सुंदरबन डेल्टा, ये सभी कोलकाता में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है, मैनग्रोव वन पाई जाती है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। और अभी आपको पता होगा कि सितवे बंदरगाह जिसे इंडिया ने हायर किया है, तो इस बंदरगाह पे पहला जहाजी बेड़ा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से ही भेजा गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ये गंगा नदी प्रणाली में स्थित है, आपसे डायरेक्ट पूछता है। और आपका वाटरवेज जो सेकेंड है ये आपका कौन से प्रणाली में है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है, जो सदिया से धुबरी को जोड़ता है। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, कर्जन के समय, निरस्त हुआ था 11 हार्डिंग के समय, है ना। कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन 1896 अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सयानी। इसी में जो है आपका वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता आनंद बंकिम चंद्र चटर्जी है, जो आनंद मठ से लिया गया है ना। 1911 में राष्ट्रीय गान भी कोलकाता में ही गाया गया था, जनगण मन। भारत विधाता शीर्षक से पहली बार जनगण मन जो है आपका छपा हुआ था, भारत विधाता शीर्षक, है ना। जनगण मन के रचयिता आपके रविन्द्रनाथ
टैगोर साहब हैं, और यही जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो अमार सुनार बांग्ला है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो ये सब बात आपको लिंकिंग क्वेश्चन लिंक करने में मदद आएगा, है ना। तिपाई मुख बांध किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। और कौन से नदी पे है? तो बराक नदी पे है। जैसा मैंने एनालाइज किया है कि जो बांध है नदियों के ऊपर, एग्जाम का रीड बन गया है, क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे तो स्टेट वाला हो सेंट्रल वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मणिपुर में बराक नदी है, और बराक किसके सहायक नदी है? 75 बार बताया हूं। ब्रह्मपुत्रा का बराक सहायक नदी है, और इसी प्रकार से एक और सहायक नदी है बराकर। कौन है भाई? बराकर, है ना। तो बराकर है दामोदर का सहायक नदी, है ना। फिलहाल यहाँ बराकर से हट के यहाँ आ जाओ। सोमलीला बांध ये आंध्र प्रदेश में है, पेन्ना नदी पर है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरला में है। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर, ये मंजीरा तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पे है ये? तेलंगाना के अंदर है, मंजीरा नदी पर। उत्तराखंड के प्रथम गुरुत्वीय बांध सोंग बांध है, और ये सोंग नदी पर ही है। ये CGL 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बच्चा ने टिहरी लगा के आ गए घर पे और पेन खटखटाने लगे, बोले भाई गलती हो गई, गलती हो गई, है ना। तो ठीक से पढ़िए। उत्तराखंड के ये ग्रेविटेशनल जो है डैम की बात हो रही है, तो सोंग बांध था। अभी उत्तराखंड में बांध वाला घटना भी हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची बांध ये टिहरी है, ये भी उत्तराखंड में है। 261 मीटर हाइट है, 263 भी कहीं कहीं लिखता है। भागीरथी भिलांगना के संगम पे है। सबसे लंबी बांध हीराकुंड है, ये महानदी पर है, उड़ीसा में है। और सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल सतलज पे है। इसके अलावा भारत के प्रमुख मत अद्वैतावाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतावाद, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, ये सब आपके मत है। जैसे मैंने कल आपके सूफी मत के बारे में बताया था बिहार SSC वाला क्लास में। ठीक है दोस्तों, क्लास कोई सा भी खराबी नहीं करेगा। एक तरीके से पूरा सिलेबस मैं आपका खत्म कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था सोहरावर्दी, है ना, चिश्ती संप्रदाय, कादरीवादी, है ना, कदरिया, इस प्रकार से जो हमारे 4 मेन सूफी को पढ़ना है हमारे इंडिया के सिलेबस में, वो मैंने कल बिहार वाले क्लास में बताया था। आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके जो मत है हमारे विद्वानों का। तो शंकराचार्य आपका द्वैतावाद से संबंधित थे, है ना। शंकराचार्य महोदय जो है ये आपका अद्वैतावाद, माफ कीजिएगा, अद्वैतावाद से संबंधित है। विशिष्ट द्वैतावाद के प्रतिपादक कौन है? रामानुजाचार्य, है ना। द्वैतावाद के प्रतिपादक माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतावाद के प्रतिपादक बल्लवाचार्य। अब यही आपको 4 पढ़ना है, यही 4 पढ़ना है मत में, ठीक है। इसके अलावा भारत में अधिकांश मत पे जो है, अधिकांश मत किससे प्रेरित है? तो आप कहोगे, है ना, किससे प्रेरित है? तो भक्ति मार्ग से। लेकिन जो शंकराचार्य का अद्वैतावाद है ये आपका ज्ञान मार्ग से प्रेरित है। यहां से क्वेश्चन BPSC ने पूछा था, ठीक है भाई, कि शंकराचार्य का मत प्रेरित है भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, दर्शन मार्ग से, इस प्रकार से पूछता है तो ज्ञान मार्ग से, ठीक है। बाद बाकी जो भी मत यहां पे आप छपे देख रहे हैं सभी भक्ति मार्ग से प्रेरित है। इनके अलावा हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? जो हिमालय की जो ऊंची पर्वतमाला है वहां पे जो घास की विशाल आपका मैदान होता है ऊपर में सपाट वाला, तो उसे क्या कहा जाता है? इसे बुग्याल कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? बुग्याल, है ना। और घास के मैदान को अलग अलग जगह पे अलग अलग जानते हैं, लेकिन ओवरऑल जो शुष्क घास के मैदान होते हैं उसे हम सवाना कह देते हैं। हालांकि अफ्रीका की उपज है, लेकिन कहीं भी शुष्क घास के मैदान को हम सवाना कह देते हैं, ठीक है। लेकिन जो शीतोष्ण है वो अलग अलग ही नाम हमेशा लेना पड़ता है कि बेल्ट हमें कहां मिलेगा, डॉन्स कहां मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट कहां साउथ अफ्रीका में, इस प्रकार से। तो घास की मैदान की अपनी कहानी है। यहां पे बुग्याल हिमालय में पाए जाने वाली घास के, सपाट घास के मैदान को कहा जाता है। हिमालय के सर्वोच्च 3 चोटी कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट मैंने आपको याद रखने को बताया है, हाइट डायरेक्ट पूछता है 88-50। गॉडविन एस्टीन, इसको भी मैंने हाइट बताया है 86-11, और कंचनजंगा 85-86 मीटर। तो इनकी भी ध्यान रखेंगे। ये 3 सर्वोच्च चोटी है हिमालयी रेंज की। नदियों के आधार पर हिमालय का भाग है पंजाब हिमालय, कुमायूं नेपाल और असम हिमालय। मैंने बता दिया था सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, ये हिमालय की बंटवारा है। बनावट और नेचर के अनुसार हिमालय कैसा पर्वत है? तो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। निर्माण कैसे हुआ है? यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुआ है। और किसका स्थान लिया है? तो टेथीज सागर का स्थान लिया है। पहले कभी हिमालय के जगह पे टेथीज सागर नामक पर्वत हुआ करता था।
था। हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। पहाड़ी इलाका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूम कृषि के नाम से जानते हैं। झूम कृषि को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश पूछा जाता है ना, दहिया कहा जाता है, बीबर भी कहा जाता है, और झारखंड का कुरवा पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने कब किया था? तो धर्म सभा की स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि आप जानते हैं कि सती प्रथा के अंत करने के लिए बहुत सारे चीजों का समावेशन आपके ब्रह्म समाज में, जो कुरीतियां थी उसे दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया जाता है। इन्हीं के विरोध में जो है आपका राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना करते हैं कि ये सब जो है परंपरा होनी चाहिए, ये गलत है। ठीक है, यानी एक तरीके से मतलब ब्रह्म समाज के विरोध के लिए। तो 1829 में किया था धर्म सभा की स्थापना। 1829 में राधाकांत देव ने कोलकाता में किया था, ब्रह्म समाज के विरोध में किया था। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा काफी पूछे जाते हैं। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ताकि जो राजा राम मोहन राय के विचार हैं उनको जो है प्रसारित किया जाए, फैलाया जा सके। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब भी लिखे थे, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, है ना। इनके अलावा पुणे सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने की थी 1909 में, ताकि महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, महिलाओं को कल्याणों की बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, ये दोनों की संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय 1815 और 1828 ईस्वी में। ठीक है, सती प्रथा की अंत कब होती है? 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। लेकिन प्रयास कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार के संस्थापक भी थे, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा इनकी मृत्यु ब्रिस्टल में हुआ था, देश के बाहर। उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, राजा का उपाधि, है ना, भारत का अग्रदूत भी कहलाते हैं। इसके अलावा प्रार्थना समाज की स्थापना राधा आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास से 1867 बंबई में करी गई थी। इसके अलावा ब्रिक फील्डर, स्थानीय हवा की प्रकृति कैसी है? देखिए, ब्रिक फील्डर की प्रकृति है गर्म। ब्रिक फील्डर कहाँ बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल भाग में, यानी बीच में जो बिचवा वाला भाग है ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, वहां बहती है। और कौन से काल में चलती है? ग्रीष्म काल में। भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली हवा का नाम बताइएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, लू है, बैसाखी है ना, लू है, बैसाखी है, और मैं एक दे देता हूं आपका, दो ही ऑप्शन है, चलिए लू और बैसाखी है। बताइएगा भारत में, है ना, चलने वाली। एक रख लीजिएगा कॉफी सावर, बताइएगा कौन होता है। इसके अलावा मिस्ट्रल, यह ठंडी पवन है जो कहाँ चलती है? फ्रांस में बहती है मिस्ट्रेल। चिनूक, यह गर्म पवन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के कनाडा के ढलान पे चलती है। ठीक है, इसके अलावा हरमट्टन, है ना, ये आपका जो है कहाँ चलता है? सहारा मरुस्थल में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि ये सहारा मरुस्थल कहाँ है, बच्चे अफ्रीका याद कर लेते हैं, लेकिन वहां पे दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका दे दिया तो क्या करोगे? तो उत्तरी अफ्रीका, ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है आपका सहारा मरुस्थल, जो दुनिया के सबसे बड़ी मरुस्थल है, आपका डेजर्ट है। इंडिया की सबसे बड़ी डेजर्ट आपका कौन सा है भैया? थार। और एशिया की सबसे बड़ी डेजर्ट कौन सी है भैया? गोबी, चाइना मंगोलिया का ये गोबी। इसके अलावा समुद्री समीर और थल समीर, ये आपने जरूर सुना होगा, ये क्या होता? अच्छा, एक पॉइंट और छूट रहा है, छूटने नहीं देंगे, है ना, सारी दुनिया जला देंगे, ऐसा कुछ गीत आया है। देखिए हरमट्टन, ये हरमट्टन जो है ये सहारा मरुस्थल में चलता है। इसे डॉक्टर वाइंड भी कहते हैं, डॉक्टर पवन भी कहते हैं, क्योंकि वहां के निवासियों के लिए यह हवा स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा समुद्री समीर और थल समीर का आपने नाम जरूर सुना होगा। समुद्री समीर क्या होता है? यह दिन के समय चलता है, और थल समीर क्या होता है? यह रात के समय चलता है। दिन के समय क्या होगा? मान लीजिए ये हमारा है समुद्र, ठीक है, ये मान लीजिए समुद्र है, और ये हमारा जो है ये एरिया है जहां लोग निवास करते हैं, ये लोग है। ठीक है, तो क्या होता है कि दिन के समय जो स्थल की टेम्परेचर है वो ज्यादा होती है समुद्र के अपेक्षा। ठीक है, समुद्र की जो टेम्परेचर है कम रहेगा स्थल के तुलना में, है ना। तो क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक होने से वायु दाब कम होती है। ठीक है, तो वायु दाब कम रहेगा, और हवा का नेचर होता है उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलना। ठीक है,
तो इसीलिए समुद्र से स्थल की ओर चलता है, चूंकि वायु का दबाव स्थल पे कम होता है दिन के समय, इसे हम कहते हैं समुद्र समीर। अब आते हैं जी थल समीर। थल समीर क्या होता है कि जब है ना दिन भर का गरमाया हुआ वातावरण सूर्य के अनुपस्थिति में जब ठंडा होता है रात को, तो यही लैंड जो है अब थोड़ा ठंडा हो जाता है ना। लैंड अब हो गया कैसा भैया, ठंडा हो गया, है ना। और समुद्र आपका जो है उस समय रात में गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लैंड पे वायु दाब अधिक हो जाता है और समुद्र में वायु दाब कम हो जाता है। तो हवा का नेचर के अनुसार उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर, तो लैंड से समुद्र की तरफ चलता है, उसे थल समीर कहा जाता है। आई होप समझ गए होंगे और आप खुद भी एक बार इस चीज को मेरे जैसे बोल के समझ लिए होंगे रुक के थोड़ा सा। इसके अलावा निम्नलिखित अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? जो मौलिक अधिकार की बात हो रही है, ऑप्शन आपके पास है 21, है ना, 14, 23, 19। इन सबों में देखें तो 19 विदेशियों को नहीं दिया जाएगा, तो आंसर 19 ही हो जाएगा, है ना। क्योंकि 21 निजता का अधिकार ये तो कभी ड्रॉप ही नहीं होता। जिंदगी जीने का अधिकार कौन छीन सकता है, तो सबको मिलेगा। समता का अधिकार, है ना, कि विदेशी आए तो उसे डंडा से मारेंगे और दूसरा आदमी तो फूल का हार चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। सबको हम सेम रिस्पेक्ट करते हैं, तो समता का अधिकार है। देखिए लोग बच्चे जो है 14 और 16 को एक ही समझ लेता है। 14 अलग है, ये जो है साधारण वे में समता का अधिकार है, और 16 जो है लोक नियोजन के मामले में समानता का अधिकार है। जैसे अभी आपको कहीं नौकरी होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं तो आपको नौकरी नहीं होगा, हम उत्तम बिहार के हैं तो हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज 16 बताता है और 14 सिर्फ समता का अधिकार जनरल वे में, ठीक है। 23 मानव तस्करी पे रोक है, ये तो आप सभी जानते हैं, बलात्कार श्रम पे रोक है। और 19 में हमें जो है कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो सिर्फ इंडियन को है ना। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29 यह सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, न कि किसी विदेशियों को, ठीक है। इनके अलावा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया भैया? अमेरिका के संविधान से। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कहां रखे गए हैं? भाग 3 में। कौन से आर्टिकल के बीच? तो 12 से 35 के बीच में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अब वर्तमान में विधिक अधिकार के तौर पर आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के बाद में आएंगे कैटेगराइज करने के बाद, तो ये समानता का अधिकार होगा, राइट टू इक्वलिटी होगी। 19 से 22 आएंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, फ्रीडम राइट होगा। अनुच्छेद 23 और 24 आएंगे तो आपका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 में बलात् श्रम पे रोक और 24 जो है बाल श्रम पे रोक। बलात् और बाल में फर्म है। बलात् मतलब जबरदस्ती और बाल मतलब जो नाबालिग होता है ना। इसके अलावा जो 14 वर्ष से कम है उसे जो है इस आर्टिकल में नाबालिग माना गया है। इसके अलावा जो आपका 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक के विशेष छूट से है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और 226 से हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो 19 है ये ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कभी कभी पार्टिकुलर भी पूछता है। और आर्टिकल 51 के ये जो मौलिक कर्तव्य है ये भी आपका ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है। आर्टिकल 243 ये भी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स है। और तीनों को लेकर मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूं, क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपसे जो है बाल का खाल निकालना चाहे तो आप मत चूकना, बोलना मैं तुमसे एक क्लास आगे हूं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे 19 के 1 के ए में क्या कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक मतलब अपना कोई मसला रखना, है ना। अभिव्यक्ति मतलब कोई चीज प्रकट करना, है ना। अभिव्यक्ति नहीं बोलता है कि भाई अपनी बताओ मनसा, है ना। तो ये सब आर्टिकल 19 के 1 के ए में है। शांतिपूर्ण ढंग से हथियार रहित मतलब हथियार आपके पास नहीं रहना चाहिए, तो 19 के 1 के बी में जो है आप सम्मेलन कर सकते हैं। सहकारी समिति वगैरह का गठन अनुच्छेद 19 के 1 के सी में कर सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी अबाध रूप से, है ना, संचरण यानी विचरण घूम सकते हैं 19 के 1 डी में। आप कहीं भी निवास कर सकते हैं 19 के 1 के ई में। कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं 19 के 1 के जी में। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी? नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई थी। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। शिवरामन समिति की अनुशंसा पे किया गया था। मुख्यालय बंबई में है। यह कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है ना। इसके वर्तमान अध्यक्ष केजी साजी है, जो चिंताला साहब का स्थान लिया था। नाबार्ड के द्वारा हाल में ही एक स्कीम लॉन्च किया गया है, ई शक्ति योजना, है ना। यह जो स्कीम है यह महिला स्वयं
सहायता समूह जो गांव घर में होते हैं उनको जो है पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया है, डिजिटलाइजेशन करने के लिए लॉन्च किया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक्जिम बैंक का भी आपका स्थापना होता है, इक्सिम बैंक का भी आपका जो है स्थापना होता है, ध्यान रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में 14 बैंकों का, फिर मैंने बताया था 1980 में 6 बैंकों का। इन दोनों का पार्टिकुलर याद रखिएगा, पूछता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो ये भी आपका। इसके अलावा इसरो की स्थापना भी हुआ था 1969 में, तो ये सब आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आपको पता होगा कि तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है काफी गैप है ना, क्योंकि 66 से 69 तक जो है आपका कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बना। 1966 से 1969 जिसे हम योजना अवकाश कहते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला और आपका जो है भिलाई में फैक्ट्रियां लगाएगी अलग अलग देशों की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और भिलाई आपका रसिया के सहयोग से। योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजना बनाए 2012 से 2017 तक। 2017 वाली योजना पूरा नहीं चला, 2015 में नीति आयोग आ गई। गुरु कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो गुरु कुंचु कुरूप जो है ये कथकली के लिए प्रसिद्ध है। कथकली केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिनके प्रमुख कलाकार में बल्लतोल, नारायण मेनन, कुमारन नायर, ये सब जो है कथकली के नर्तक है ना, मतलब डांसर्स हैं। इसके अलावा कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनके प्रमुख कलाकार शोभा नायडू, गुरु वेम्पति चन्ना सत्यम, अपर्णा सतीशन, दीपिका रेड्डी एंड रेड्डी फैमिली जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, है ना। इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी कर लेती है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, उनका भी नाम यहाँ पे लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी कर लेती है। इसके अलावा भरतनाट्यम, गद्दाम पद्मजा रेड्डी यानी रेड्डी फैमिली एक के बार समझ लीजिए ना। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसके प्रमुख कलाकार में नर्तकी नटराज पे थोड़ा सा स्टार लगा लेंगे, नर्तकी नटराज पे, है ना। कुमारी कमला, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। सोनल मानसिंह, इस पे भी स्टार लगा लेंगे। आर मुथु कमल, इसको भी स्टार लगा लेंगे। मृणालिनी साराभाई, इसको भी स्टार लगा लेंगे। ये सब स्टारे हैं भरतनाट्यम में। स्टार का क्या मतलब है भाई? तो नर्तकी नटराज को 2019 में पद्मश्री मिला और ये ट्रांसजेंडर महिला है, तो ट्रांसजेंडर महिला में नर्तकी के रूप में पद्मश्री अचीव करने वाली यह प्रथम महिला है नर्तकी नटराज। हालांकि एक मंजमा जोगत्ती को भी जो है पद्मश्री मिला था, वो भी ट्रांसजेंडर है, लेकिन 2021 में इन्हें मिला। और साथ ही साथ ये फिल्म वाले एरिया से जुड़े हुए, न कि क्लासिकल डांस वाली एरिया से, ठीक है। यामिनी कृष्ण ये हो गया। कुमारी कमला पे क्यों स्टार है भाई? तो कुमारी कमला को 1953 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने, है ना, अपने ताजपोशी में, कोरोनेशन में, है ना, इन्हें इनवाइट किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। यामिनी कृष्णमूर्ति मैंने बताया अभी, ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी कर लेती है। इसके अलावा सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी कर लेती हैं, और ये सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है ना। इनके अलावा आर मुथुनु कमल, इन्हें 2022 में पद्मश्री भरतनाट्यम में मिला। मृणालिनी साराभाई ये दर्पण एकेडमी के फाउंडर हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सभी स्टार हैं, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं आते हैं? देखिए, महासागरीय जल के कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं, आपसे पूछा गया है, और जो नहीं प्रभावित करता है वही आपको बताना है। लवणता, जो सैलिनिटी है, क्या प्रभावित करता है? एकदम प्रभावित करता है भाई। आप जो है नमकीन जल ले लो और साधारण जल ले लो, सबसे पहले तो घनत्व की डिफरेंस होगी, है ना। इसीलिए जो तैरने वाली क्वेश्चन आती है कि समुद्री जल में तैरना ईजी होता है ड्यू टू जो है साधारण जल, तो कहां से ये क्वेश्चन बना है? तो घनत्व को लेके, डेंसिटी को लेके बना है। क्योंकि अगर जल का घनत्व ज्यादा होगा तो आपको उतरा के रखेगा, घनत्व कम होगा तो आपको जल्दी डुबाने का कोशिश करेगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर खींचने के लिए, है ना। समझ रहे हैं? तो लवणता तो डाल रहा है इफेक्ट। महासागरीय धारा ये बिल्कुल डाल रहा है इफेक्ट, क्योंकि महासागरीय धारा अपने आप में गर्म और ठंडी दोनों होती है क्लाइमेट के अनुसार, तो ये तो डालेगा ही भाई। गर्म पानी डालोगे ठंडा में तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। इसके अलावा प्रचलित पवने, ये भी डालता है इफेक्ट। महासागर की विस्तारिता, अब
ये नहीं डालता है इफेक्ट, इनको नहीं मतलब है कि महासागर कितनी बड़ी हैं कितने छोटी हैं, उससे जो है उनके टेम्परेचर पे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कम इफेक्ट डालता है। तो ऑप्शन नंबर डी इन चारों ऑप्शन में सबसे सुटेबल होगा। इसके अलावा हाँ, महासागरीय जल को अक्षांशीय स्थिति, लैटीट्यूड, महासागरीय जलधारा, लवणता, हिमखंड इत्यादि प्रभावित करते हैं। ठीक है, एक बात और भी आप लोग जानते ही होंगे कि जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसके 90% क्वेश्चन में मेरे द्वारा बनाया गया होता है, मेड किया गया होता है, और लकली उन्हीं फैक्ट में से, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आते रहे हैं और आगे आएंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना। तो भाषा पे ज्यादा ध्यान न देकर काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ आप व्याकरण पढ़ने नहीं आए। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना, क्योंकि बहुत जगह आप देखेंगे, कहीं जगह मैं एकदम बिल्कुल देहाती भाषा जैसे भी लिखा हूं, है ना। तो एक दिन एक बच्चा बोले थे कि पढ़ाने की आपकी तरीके बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत बेस्ट है, लेकिन आपकी भाषा जो है मुझे ज़्यादा नहीं जचता है। तो भाई साहब, मैं यहाँ भाषा विज्ञान पे काम नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा आपको गलत लगा, है ना, लेकिन मैं तो देसी भाषा में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि बच्चे जो है हमसे जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़्यादातर देसी लोग ही जुड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा महासागरों की औसत लवणता 35% होती है। 35% मतलब 1000 ग्राम अगर आप वाटर लेंगे समुद्री तो आपको 35 ग्राम नमक मिलेगा। ठीक है, अरब सागर जो अपने यहाँ बहता है ना, अरब सागर की लवणता 36% है। ठीक है, यानी 36 ग्राम लगभग मिलता है। अब कोई किया होगा जांच, हमने देखा है कहीं से, ये मतलब फैक्ट। मानचित्र पर समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं और समधूप वाले को आइसोहेल कहते हैं। इसके अलावा मानचित्र पर दो समान वर्षा वाले मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। आपको लग रहा होगा अटपटा, लेकिन आइसोहाइट ही कहते हैं। और जो ऊंचाई वाले, क्योंकि हाइट का मतलब ऊंचाई, तो ये ऊंचाई वाले में न हो कि अगर ऊंचाई वाले दो रेखा को मिलाने वाली कोई तीसरी रेखा है मानचित्र के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस काल्पनिक रेखा को, इसे हम कहते हैं आइसोहाइप्स। क्या कहते हैं, आइसोहाइप्स कहते हैं, आइसोहाइप्स। ठीक है, तो वर्षा वाले के लिए हाइट, ऊंचाई वाले के लिए हैप्स। ज्वार भाटा से काफी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले पूछता है कि इसमें किस किस का रोल होता है, तो आप कहोगे जी सन का भी होता है, अर्थ का भी होता है ना, सूरज और चंद्रमा और मून का भी होता है। इन तीनों की रोल है ज्वार भाटा लाने में। ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्री के उफान जो आते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, उसे ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का पानी लो हो जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, ये फिक्स है, 2 ज्वार 2 भाटा 24 घंटे में आते हैं, है ना। तो जो ज्वार भाटा है इसमें कौन कौन से बल कार्य करता है, तो एक अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण बल काम करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल काम करते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पहले भी बता चुका हूं। गुरुत्वाकर्षण मतलब खिंचाव होता है, कोई चीज ऊपर फेंकिए नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी में होता है। अभिकेंद्रीय बल जैसे कोई भाई मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है, जो केंद्र की ओर आप झुकते हो तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, तो ये इधर की तरफ लगता है। अपकेंद्रीय बल इसका उल्टा होता है, उल्टा में है लगेगा, है ना। इसके अलावा मैंने गांव में बहुत सारे आदमी को देखा यार कि ये जो साइकिल होता है ना, बाएं हाथ से मतलब बायां साइड, उल्टा साइड खड़ा होकर चला लेते हैं। उल्टा साइड खड़ा होकर उस साइकिल को जो है गुरका के ले जाएगा, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, उसमें भी लोड करके, है ना। तो ये पता नहीं कैसे उस थामे रहते, हो सकता है वो लेफ्टी हो, है ना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। इसके अलावा दुनिया की सबसे गहराई वाला क्षेत्र मरियाना खाई, ये कहाँ पे है, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। दिल्ली सल्तनत के मुसलमान से वसूली की जाने वाली जकात कर का रेट क्या था, दर क्या था, कितना लिया जाता था जकात, तो जकात जो है कुल आय का 2.5% जो है लिया जाता था। सल्तनत काल में ली जाने वाली जजिया, जकात, खम्स, खराज, है ना, ये आपका टैक्स हुआ करता था। जो खराज है ये जजिया कर गैर मुसलमान से, जकात कर मुसलमान से। खराज एक प्रकार का भू राजस्व हुआ करता था, है ना, जो जमीन पे कर लगती थी, और यह भी गैर मुसलमान से लिया जाता था। भाई साहब, जरूरी है कि खाली जजिया जकात ही पूछेगा, खम्स खराज नहीं पूछेगा। और खम्स होता था क्या, जो लूट होती थी ना, लूट मतलब कहीं से लूट पाट करके लाया, तो उसमें जो बादशाह का हिस्सा होता था उसे खम्स कहा गया है। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के टैक्स जरूर आप जान ले, टैक्स स्लाइफ, है ना। इसके अलावा सल्तनत काल में एक अन्य टैक्स है
इनका नाम था हक ए सर्व। यह टैक्स जो है सिंचाई पर लगाया जाता था, सिंचाई पर। इसके अलावा सल्तनत काल के प्रमुख विभागों में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, कुछ भी एग्जाम हो मेरे भाई, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, हर जगह काम आती है ये। तो ये सल्तनत काल के विभाग में दीवाने को ही, ये कृषि विभाग से संबंधित थे कि दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से, दीवाने रिसालत विदेशी विभाग से, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग से, दीवाने बिजारत वित्तीय विभाग से। तो ये सभी है ना। आज भी हम इन सब चीजों को जीते हैं, लेकिन आज सीधे सीधे नाम हो गया है। ये पहले जो है चूंकि उर्दू लफ्ज का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, उर्दू फारसी तो इसीलिए इस प्रकार का नाम हुआ करता था। ठीक है। इसके अलावा सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। प्रथम शासक सबका बता रखा हूं, 1206 से 1526 तक रहा। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार से प्रथम शासक ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बना। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, सिकंदर लोदी को निजाम खान, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु या जूना खान। तो ये कुछ उपनाम है सल्तनत के कालीन शासक का, ध्यान रखिएगा। भारतीय मुद्रा पूर्ति की माप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेजरमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है? M1, M4, M3, M5। तो M5 का इस्तेमाल नहीं होता है। M1 से लेके M4 का इस्तेमाल जो है तो है मुद्रा सप्लाई चेन में किया जाता है ना। भारतीय मुद्रा पूर्ति की माप के लिए ये 4 को किया जाता है। तरलता की देखेंगे यानी उपलब्धता की आधार देखेंगे तो सबसे अधिक M1 है, M2 दूसरा स्थान, तीसरा चौथा, यानी सबसे रेयर कौन सा हो जाएगा? M4 हो जाएगा, क्योंकि M4, M1, M2, M3 आप समझेंगे तो आप खुद ही समझ लिया जाएगा कि ये रेयर क्यों है। देखिए M1 क्या होता है कि जो आपके पास पैसा है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, है ना, ज्यादा नहीं है, 2 4 10 रुपया है ना। बैंकों के पास जो नगद जमा है, ये सब जो आपका रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है ना, संकीर्ण मुद्रा के तौर पे, तो ये सब M1 में आ जाता है। अब M2 क्या होता है? M1 में जितना चीज देखे उनमें जो डाकघर की मांग जमा है उनको जोड़ेंगे तो M2 हो जाता है। इसी प्रकार से M3 क्या होता है कि M1 में जो आपने देखा M1 ले लीजिए और साथ ही साथ बैंकों के पास सावधि जमा और आपका जो है समय जमा दोनों जोड़िए तो आपका M3 निकलेगा। और M4 निकालने के लिए M3 में डाकघर की कुल जमा जोड़ दीजिए, चाहे तो सावधि हो मांग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो M4 निकलेगा। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा दुर्लभ मुद्रा क्या होता है? दुर्लभ मुद्रा से ऐसे आशय है कि जिसकी वैश्विक बाजार में ग्लोबल लेवल पे जो है मांग ज्यादा है तथा पूर्ति कम है। SDR को स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। इसका जो है हिंदी में विशेष आहरण अधिकार, ये एक प्रकार का कृत्रिम मुद्रा होता है। भारतीय मुद्रा प्रणाली में जो है दार्शनिक मुद्रा प्रणाली को 1957 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले 16 आना हुआ करता था, है ना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 1 रुपया को 16 आना मानते थे, तो उसी 1 रुपया को 100 पैसे में ढाल दिया गया, जो आज तक चल रहा है हमारा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकतक झील मणिपुर, ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। इसके अलावा रुद्र सागर झील, ये त्रिपुरा राज्य में स्थित है। रुद्र सागर विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर ये डल झील में है, कश्मीर में। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो दुनिया का एकमात्र जल पल्लवित नेशनल पार्क है, यानी फ्लोटिंग पार्क है, ये लोकतक झील के समीप ही है ना। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक बुलर, ये जम्मू कश्मीर में ही निर्माण हुआ है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से, यानी प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से। भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड, ये कहां पे है? केरल में, है ना। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का कहां पे है? उड़ीसा में। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। नेचर कैसा है? खारे पानी का झील है कैस्पियन सागर। ठीक है। और बृहत झील में कौन कौन से 5 झील आते हैं जो मैंने आपको बता ही दिया है? इरी, एंटेरियो, हारून, है ना, मिशिगन, इस प्रकार से मैं आपको बता रखा हूं। कडसा नृत्य शैली किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है जिसमें महिलाएं कलश लेकर नृत्य करती हैं? तो ये जो कडसा डांस है ये आपका कहां होता है? तो ये आपका झारखंड में होता है। झारखंड में, बताइएगा, झारखंड के निवासी बहुत ज्यादा बच्चे झारखंड और उड़ीसा से है मेरे पास, है ना, तो बताइएगा आप लोग देखे हैं क्या कभी? इसके अलावा झारखंड के अन्य प्रमुख नृत्य के त्योहार में रोहिणी आपका फसली त्योहार है, फसल बुहाई के समय किया जाता है। जटीन भी हो जाता है, ये बिहार में भी होगा। सरहुल भी हो जाता है, ये आदिवासी त्योहार है। कर्मा भी हो जाता है और छऊ भी हो जाता है। कर्मा छत्तीसगढ़ में भी होगा और छऊ इनके साथ साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी होगा। इसके अलावा झारखंड में पारसनाथ की चोटी है, हुंडरू जलप्रपात है, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम है आपका उड़ीसा में, खाली बिरसा मुंडा स्टेडियम है आपका झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। पारसनाथ की चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की, ये झारखंड में है। ठीक है। इसके अलावा
झारखंड खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण स्टेट है। 2000 में दक्षिणी बिहार को अलग करके बनाया गया था। उड़ीसा की प्रमुख त्योहार में आएंगे तो आपका कुंधई, कुंधई कठपुतली है। बेसिकली कठपुतली डांस ओरिजिनल राजस्थान का है, तो इसी के जैसा कठपुतली डांस आपका कुंधई, ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। गोटीपुआ उड़ीसा में होता है। ओडिसी क्लासिकल डांस है उड़ीसा में। छऊ अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अभी आपने देखा झारखंड में। नौखाई फसली त्योहार है उड़ीसा में। नवकलेश्वर महोत्सव उड़ीसा में। घुमरा नृत्य है ना, फोक डांस उड़ीसा में। खाली घूमर रहेगा तो आपका राजस्थान में, और खाली घुमरा रहेगा इस प्रकार, घुमरा है ना, घुमरा, घुमुरा, घूमर, ये तीन अलग अलग। घुमरा रहेगा तो हरियाणा, खाली घूमर रहेगा तो राजस्थान। घुमुरा रहेगा महर्षुकार तो कहाँ पे? उड़ीसा में। कोया, कोया नृत्य भी होता है, ये उड़ीसा में है। कोया बेसिकली एक जनजाति का नाम है। आपका मेदराम जात्रा त्योहार जरूर याद होगा जो तेलंगाना का है। इसमें ज्यादातर कोया समुदाय के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जो 4 दिनों तक चलती है और इंडिया का लार्जेस्ट सेकेंड मेला है कुंभ मेला के बाद। कोणार्क नृत्य महोत्सव ये भी उड़ीसा में होता है। कोणार्क के जो है सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा कहलाते हैं। रजो पर्व ये भी उड़ीसा में होते हैं, है ना। मुझे लगता है एक क्लास के अंदर कम से कम मैं आपको 700 से 800 जीके का रिवीजन करवाता हूं। अगर आपको लगता है कि वास्तव में दिल से करवा रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे दोस्त, ये चैनल आपका ही है, ठीक है। भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड किस राज्य का है? तो ये केरला का है। भारत का पहला डिजिटल स्टेट ये केरला ही बना था। इसके अलावा भारत का पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जस्टिस क्लॉक अपनाने वाला या लगाने वाला पहला हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट की कोर्ट के पीछे जो है मतलब सामने जो है बाहर से भी लोग देखते रहेंगे कि कितने नंबर मामला अंदर जो है चल रही है। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है। भारत का पहला हर घर जिला जल वाला राज्य गोवा है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव मोढेरा है गुजरात में, और सौर ऊर्जा से संचालित पहला सिटी सांची सिटी बना, अभी हाल में ही बना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इसके अलावा निम्नलिखित खनिज उत्पादन साइट तथा उनसे संबंधित खान के नाम में किसका मिलान गलत किया गया है? तो लौह अयस्क बैलाडीला, बैलाडीला में लौह अयस्क मिलता है कि एकदम मिलता है? छत्तीसगढ़ में है, तो एकदम सही है। कोयला झरिया में मिलता है क्या? मिलता है, झारखंड में है, बढ़िया है। मलाज खंड में बॉक्साइट मिलता है क्या? हवा में रखो। जावार चंदी एकदम सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत है। मलाज खंड में आपको बॉक्साइट ना मिलके तांबा मिलेगा। मलाज खंड मध्य प्रदेश में है ना। इसके अलावा खेतरी राजस्थान में है, ये भी तांबा क्षेत्र के लिए अग्रणी है। पन्ना मध्य प्रदेश में है, हीरा मिलेगा, एक दिन जाएंगे 2-4 किलो ले आएंगे। इसके अलावा देगाना राजस्थान में है, टंगस्टन मिलेगा। टंगस्टन बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोगी होते हैं। डब्ल्यू संकेत होता है, 3500 से भी अधिक डिग्री सेल्सियस इसकी टेम्परेचर होती है। इसके अलावा एक सेकेंड कौन है, इसके अलावा जो है आपका बादाम पहाड़ी उड़ीसा में लौह अयस्क, बादाम पहाड़ी उड़ीसा लौह अयस्क केंद्र है। कद्रमुख भी लौह अयस्क केंद्र है, कर्नाटक में है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोलार जो कर्नाटक में स्थित है, स्वर्ण की खदान स्थित है। KGF वाला पिक्चर आपने देखा होगा। दिल्ली स्थित किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली में है किला ए कोहना मस्जिद, ये आपका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी कौन से शासक थे? अफगान शासक थे। किला ए कोहना मस्जिद पुरानी किला के अंदर है, दिल्ली के अंदर, है ना। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के अंदर है, दिल्ली के अंदर। भारत में सबसे पुराना मस्जिद शेख जुरामन मस्जिद, ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है ना। इसके अलावा शेरशाह सूरी हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में फाइनली रूप से 1540 ईस्वी में हराकर सूर्यवंश की स्थापना किए थे। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। ये नाम है भाई, दाम, ठीक है। और चांदी का रुपया, जो आज रुपया हमारा राष्ट्र का करेंसी भी है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और कॉपर का जीतल चलाया था। तो इनकी मेटल जरूर याद रखें चारों का, शेरशाह सूरी और इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। और एक वो सांकेतिक मुद्रा चलाया था, कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनको भी ध्यान रखेंगे, वो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहन शासकों ने। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था। ये GT रोड के बारे में पूछा जाता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये बांग्लादेश भाया भारत पाकिस्तान तक फैला हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ये सब बात ध्यान रखेंगे। एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी की अन्य रचनाओं में हरिजन, यंग इंडियन, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सभी महात्मा गांधी के किताबों में से हैं। महात्मा गांधी का युग का उदय भारत में 1917 में चंपारण सत्याग्रह के साथ मानी जाती है। महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे। लौटने का दिन 9 जनवरी था। 9 जनवरी
जनवरी को अब हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब प्रवासी दिवस बाइनियल मनाते हैं, दो साल में एक बार प्रवासी दिवस सप्ताह मनाते हैं। और इस बार जो प्रवासी दिवस सप्ताह 2023 में मनाया गया, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया, जहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में पधारे थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के प्रमुख सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती वाला, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हो गया, खेरा सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद आंदोलन हो गया। तो ये तीनों जो है आपका एक छोटे लेवल पे किया गया आंदोलन है, जो किसी क्षेत्र विशेष को इंगित करता है। लेकिन जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, जो आपका असहयोग आंदोलन है, जो आपको दांडी मार्च है, ये लगभग पूरे देश को जो है मतलब रिलेट करता है ये चीज, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932 भीमराव अंबेडकर के साथ, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 कांग्रेस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना 1931, ये सभी घटना गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं। गांधी जी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते थे, है ना, तथा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत गुजरात के स्थित साबरमती आश्रम से किया था। हाल में ही भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कहाँ से किया, तो इन्हीं दांडी मार्च की यादों को ताजा करने के लिए साबरमती आश्रम से। किसी भी राज्य में विधानसभा की न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। कितना? 60। राज्य के विधानसभा में नामांकन हेतु 25 वर्ष मिनिमम उम्र चाहिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। और सबसे अधिक विधानसभा में सीट कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का 404, है ना। विधान परिषद जो इंडिया में मात्र 6 स्टेट हैं, ये कौन कौन से हैं, है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है, हालांकि अपवाद भी है। और विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा, 1/3 से अधिक नहीं होगा। अगर 300 है विधानसभा में सीट, तो 100 होगा, है ना, 100 ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा उम्र सीमा कितना है? 30 वर्ष, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लोकसभा में सबसे अधिक सीट, यहाँ पे थोड़ा गलती है, मैं करेक्शन करके दूंगा, एक्स्ट्रा चीज लिखा गया है। लोकसभा में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश 80, राज्यसभा में सबसे अधिक सीट भी उत्तर प्रदेश 31, है ना। बिहार में 40 और 16। भारत के सांसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। अगर आप अनुच्छेद के तहत जाएंगे तो 79 में संसद का जिक्र है ना, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का वर्णन है। सोने के साथ पीतल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो सोने के साथ पीतल के मिश्रण को इलेक्ट्रम कहा जाता है। पारा के साथ किसी भी धातु को आप अगर मिश्रित करते हैं तो उसे अमलगम कहा जाता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि बैटरी में अमलगम भरे होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। इसमें गोल्ड आपका घुल जाता है। लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहते हैं। फ्यूज के तार शीशा और टीन का बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है ना। अब हम आते हैं करंट अफेयर में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के विजेता कौन है, तो हरियाणा। जैसा कि मैंने कल के क्लास में कहा था कि अब ये खत्म हो गया है, इसके विजेता वगैरह के बारे में जानना जरूरी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिल्ली में हुआ, जहां मस्कट क्या है? उज्ज्वला, जो एक गोरैया के नाम पे रखा गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 के जो है हरियाणा को 40 गोल्ड, 39 सिल्वर तथा 26 ब्रॉन्ज के साथ 105 मेडल प्राप्त हुआ। 62 पदकों के साथ उत्तर प्रदेश को सेकेंड स्थान मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम की पहली शुरुआत 2018 दिल्ली से हुआ था, स्कूल गेम के नाम से। 19 में नाम चेंज कर दिया गया, स्कूल के जगह पे यूथ शब्द लगाया गया। 2023 में 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में हुआ, इसके विजेता महाराष्ट्र रहे हैं। खेलो इंडिया, है ना, यूथ गेम का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 में उड़ीसा से हुआ था। पहले वाले गेम के विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी थे। 2023 में तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ, इसके विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की शुरुआत 2020 में गुलमर्गा जम्मू कश्मीर से हुआ था। 2023 में भी गुलमर्गा में ही हुआ है और विजेता जम्मू कश्मीर ही रहा है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब खेलो इंडिया अस्मिता लीग कर दिया गया है। पहले जनजातीय खेल महोत्सव 2023 उड़ीसा में कराए गए, जहां पे विजेता भी उड़ीसा ही रहे। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ, विजेता महाराष्ट्र रहा और गोवा के 5 शहरों में हुआ था। शुभंकर मोगा था। ये सब बात ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी अष्टधातु निर्मित नटराज की प्रतिमा कहां पर स्थापित करी गई है, तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान में। आप दिल्ली के प्रगति मैदान को 2-3 चीजों के लिए जानते हैं। एक चीज मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा कि यहाँ पे विश्व पुस्तक मेला
मेला लगता है। एक चीज़ के लिए आप और जानते हैं, एक बार कॉमिक का विषय बन गया था, आप लोग सभी को याद होगा एक सम्मेलन के दौरान जो है। इसके अलावा इस प्रसिद्ध नटराज मूर्ति के मूर्तिकार जो है राधा कृष्णन सतपति हैं, है ना। ये नटराज की मूर्ति जो स्थापित किए गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन का प्रतिमा अभी लगाया गया है। प्रसिद्ध सेंगोल को नए संसद भवन में रखा गया है जो चोल शासक को से रिलेशन रखता है, और नए संसद भवन का वास्तुकार विमल पटेल है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को दिया गया है, जहां पे कश्मीरी पंडित पे हुए अत्याचार को दिखाया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर RRR को घोषित किया गया है। RRR के जो गाना है नाटू नाटू, किरवानी साहब को ऑस्कर अवार्ड 2023 में दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे इसी गीत के लिए। यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वाला में रणबीर कपूर को और अभिनेत्री को आलिया भट्ट को यानी पति पत्नी को मिला है। लेटेस्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 वर्ष के लिए, है ना, तो ये वहीदा रहमान को दिया जाएगा जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे, है ना। 2020 के लिए मिला था पिछले साल आशा पारेख को, 2019 के लिए रजनीकांत साहब को, 18 के लिए अमिताभ बच्चन साहब को, और 2021 के लिए 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया जाएगा। 1969 में स्टार्ट होता है, इंडिया की सबसे बड़ी जो है सिनेमा का पुरस्कार है। तो आपको जो है इसका क्रम जरूर याद रखिएगा। 53वां है लेटेस्ट, 52वां दिया गया था आशा पारेख को, 51वां दिया गया था रजनीकांत सर को। इसके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP ग्रोथ तो 8.7% जो है डिसाइड किया गया है वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए, जिसमें हम जो लोग जी रहे हैं। विश्व बैंक ने भारत का GDP वृद्धि दर 6.3 और IMF ने भारत का वृद्धि दर 6.3% ही जो है अनुमान लगाया है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, पूछा जाता है कि किन दो संस्थानों को मिला के बनाया गया है, तो CSO और NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दोनों को मिला के बनाया गया है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। ऑपरेशन गरुड़ CBI के द्वारा चलाया गया है, बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन आया था, ड्रग के नेटवर्क को खत्म करने के लिए। ऑपरेशन अलर्ट सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है ताकि भारत पाकिस्तान सीमा पे जो है ना, मतलब कड़ी मुहैया कराया जाए, मतलब कड़ी व्यवस्था कराया जाए सुरक्षा का। ऑपरेशन नारकोस, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया ताकि रेलवे के द्वारा जो आपका तस्कर होता है नशीले पदार्थ को, उसको रोका जा सके। अमानत भी चलाया है RPF। ऑपरेशन करुणा, भारत के नौसेना द्वारा म्यांमार में जो तूफान आया था मोचा, तो उनसे जो हमने सहायता पहुंचाई करुणा है। ऑपरेशन कावेरी, ये सूडान में फंसे हुए भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। एक ऑपरेशन अजय भी चलाया गया है, जो हमास में हमला हुआ है वहां पे जो कोई भारतीय है उनको बचाने के लिए। इसके अलावा G20 का 19वां शिखर सम्मेलन, है ना, 2024 में किस देश में होगी? देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये ब्राजील में होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 में जो है साउथ अफ्रीका में हुआ है ना, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। माफ कीजिएगा, एक सेकेंड, तो ये G20 का नहीं लिखिए, हाँ G20, ठीक है G20 ठीक है ना, G20 का ब्राजील में है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है, जिसके थीम, जो मैं क्वेश्चन मार्क वाली बात बोल रहा था, वो ब्रिक्स के सम्मेलन को लेकर के हो गया। मैं आगे इसी स्लाइड में बताऊंगा। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन अगले साल, है ना, ये आपका वसुधैव, इसी साल हुआ नई दिल्ली में। इसमें आपका वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका जो है थीम रखा गया था। यहाँ पे जो है आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी यूनियन को एंट्री दिया गया G20 के अंदर, है ना, अस्थायी सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया। ब्रिक्स का बैठक 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ, जहां से मैंने ये भी बताया था कि मोदी साहब फोन करके सोमनाथ साहब को बधाई दिए थे चंद्रयान 3 के लिए। इसके अलावा जो ब्रिक्स है इसका अगला बैठक होना चाहिए, है ना, साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील में, लेकिन ब्राजील किसी कारणवश नहीं हो रहा है ब्राजील में। अब ये अगला साल जो बैठक होगा 2024 में ब्रिक्स का, ये रसिया में होगा। दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका जो है फ्रंटियर कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? अमेरिका का। ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया में सबसे बड़ा जो विशाल आपका दूरबीन है जेम्स वेब, ये भी अमेरिका के नासा द्वारा ही लगाया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर के पिता को किसे कहा जाता है? सैमुअल करे को। और भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता विजय भटकर और देखरेख करने वाली संस्था सीडेक पुणे है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बांगो सागर अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये बांग्लादेश के बीच में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल के खाड़ी में जो है बांगो सागर अभ्यास कराई गई है। अभ्यास सी गार्जियन, ये चीन और पाकिस्तान के बीच में हुआ है ना। अभ्यास करके तब न ठगेगा चीन पाकिस्तान को और फिर उनके बंदरगाह पे कब्जा करेगा। इनके अलावा
वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत के तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अब किसके नाम? तो मोहम्मद शमी के नाम, है ना। पहली बार पदार्पण कर रहे हैं और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बन गए। बताइए तो किस्मत कब किसका कैसा मोड़ ले कोई बता नहीं सकता। एक बच्चे ने आज रिजल्ट का कुछ शेयर किया है, मैं अभी देखा नहीं हूं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर जरूर भेजूंगा किसी चीज में जो है रिजल्ट हुआ है ना। क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है अब विराट कोहली के नाम है। ये वाला लाइन थोड़ा सा छांट दीजिएगा, ये वाला लाइन थोड़ा सा छांट दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट इतिहास में 13,000 सबसे तेज रन बनाने वाला विराट कोहली है और 5,000 आपका बाबर आजम है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए पहला शतक कपिल देव साहब ने लगाया था और टेस्ट क्रिकेट में लाला अमरनाथ ने लगाया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया छठी बार उपविजेता भारत मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2023 वाला किसे मिला? विराट कोहली को। सबसे बेस्ट रन मैंने आप लोगों से पूछा भी था, ग्लेन मैक्सवेल, है ना, अफगानिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा विराट कोहली ने वनडे में रन बनाने के मामले में किसे पीछे छोड़ा है? यही लाइन मैं वहां पे लिखना चाह रहा था। सनत जयसूर्या को छोड़ा है पीछे, है ना। ये मैं 2-3 बार बता चुका हूं, आपको काम आएगा। और जो 50वां शतक बनाया था वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था, तो ये भी आपके काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सनत जयसूर्या चौथा स्थान पे था, तो अभी आजकल जो है बिरटू अपना विराट ये चौथे स्थान पे है रन बनाने के मामले में, है ना। किसके किसके के बाद? तो आपका सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा और रिकी पॉन्टिंग के बाद। साउथ अफ्रीका टूर जो अभी गया है T20 वाला, 3 मैचों का टूर है मेरे ख्याल में। तो ये जो है आपका यहाँ पे कप्तान कौन है? सूर्य कुमार यादव, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछते देखा हुआ हूं। और जो ओडीआई टूर साउथ अफ्रीका के साथ अभी हो रहा है उसके कप्तान है आपका केएल राहुल। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो वास्तव में तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों।